भैया बहनों को मेरा नमो नमः। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो देखे हैं उसमें मैंने आपको स्थिर विद्युत और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझाया और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक भी मैंने प्रतिपादित करना जो है वो आपको सिखाया था। आज मैं आप लोगों को कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें जो है वो समझाने का आज प्रयास करूंगा। कोई ऐसा व्यंजक या कोई गणितीय निगमन मैं आज आप लोगों को बताने के पहले कुछ जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं या कुछ चीज़ें जो आगे पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण हमारी जो सैद्धांतिक थ्योरी है, सैद्धांतिक जो पक्ष है, पहलू है, उसको मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, ताकि इससे बाद में जो भी व्यंजक हम प्रतिपादित करेंगे या निगमित करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे, उसके लिए आप लोगों को दिक्कत न हो। ठीक है, तो आज कुछ ऐसे विषयों को लेके मैं आपके पास आया हूँ। हमने जो भी पढ़ा, विद्युत क्षेत्र पढ़ा के विद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश पढ़ा, उसके लिए आज हम जो सैद्धांतिक विषय को पहले मैं रखूंगा आप लोगों के सामने में, जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। समझ में आ रही बात? विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखा जो है ये विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र होता है। काल्पनिक मतलब कि कल्पना किया हुआ एक वक्र है जो कि निष्कोण है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोण नहीं बनता और चिकना है। ठीक है, और इस पर एकांक धनावेश जो है वह गति कर सकता है। एकांक धन आवेश गति कर सकता है। तो विद्युत बल रेखा अपन भौतिकी की भाषा में, फिजिक्स की लैंग्वेज में, भौतिकी की भाषा में हम विद्युत बल रेखा को कैसे परिभाषित करेंगे? विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, चिकना और निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश गति कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है आपने को समझने लायक कि विद्युत बल रेखा की जो प्रकृति और स्थिति, मतलब उसका नेचर और उसकी जो पोजीशन है, ठीक है ना, वो आवेश की प्रकृति पर और उसके स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, विद्युत बल रेखा जो है वो आवेश की प्रकृति और उसकी स्थिति पर, मतलब कि आवेश की क्या प्रकृति है और उसकी क्या स्थिति है, मतलब नेचर क्या है उसका और पोजीशन क्या है, किसका? आवेश का। इस पर विद्युत बल रेखा जो है वह आरोप ये करती है। ठीक है ना, क्या करती है? आपका निर्भर करती है। ठीक है, अब अपन आगे में देखते हैं। विद्युत बल रेखा को हम लोगों ने समझ लिया। आप देखते हैं कि विद्युत बल रेखा के गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो इसमें सबसे पहले यह है कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पहली विशेषता क्या है या गुण क्या है इसका? कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धनावेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पे खत्म होती है। दूसरा क्या है? विद्युत बल रेखाएं जो है किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। विद्युत बल रेखाओं के, मतलब जो विद्युत बल रेखा है उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। समझ में आ रही बात? दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, टेंजेंट जो होता है, वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब विद्युत बल रेखा के संबंध में और अपन आगे में सोचते हैं और समझते हैं कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं काटती। क्यों नहीं काटती है ना? क्यों नहीं काटती? उसका कारण यह है कि इसमें कटान बिंदु, मतलब कि यदि दो बल रेखा एक दूसरे को काटती है, समझो अपन 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को काटती है,
तो काटेगी तो उनका कहीं ना कहीं कटान बिंदु होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, और इंटरसेक्ट पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बताएंगी, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। बात समझ गए होंगे जो मैं बोल रहा हूं, कि अगर यदि दो बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को काटेगी तो उनका कटान बिंदु होगा, और कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं जो है वो अपन खींच सकते हैं, और अगर वो दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, दो बिंदु पे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी नहीं, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे बोलेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र को समझते अपन क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं जो है वो किस प्रकार की होती है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र जो होता है कि कोई भी जो विद्युत क्षेत्र है अपना, उसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का परिमाण, ठीक से समझो, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक है ना, तीव्रता का परिमाण और दिशा दोनों एक समान होती है, तो इसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई भी विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, उसका परिमाण में और दिशा में समान होती है, तो इसको हम एक क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो मैंने बताया कि जो रेखाएं होती है, बल रेखाएं, वो समांतर होती है और समदूरस्थ होती है। समांतर होती है मतलब पैरेलल होती है, और एक दूसरे के साथ में समान दूरी पर होती है। समदूरस्थ होती है मतलब समान दूरी पर होती है। अब अपन इसके आगे में आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए अपने को ये समझना है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव से पहले अपन एक और विषय समझते हैं, वो है द्विध्रुव आघूर्ण। यदि दो बराबर और विपरीत आवेश, दोनों बराबर है और एक दूसरे के साथ विपरीत आवेश है, मतलब एक धन आवेश है या एक ऋण आवेश है, दोनों विपरीत आवेश है, वो एक निश्चित अल्प दूरी पर, मतलब कि परफेक्ट है लेकिन बहुत ही अल्प है, बहुत ही कम दूरी पर स्थित है, तो ये जो सिस्टम है, ये जो निकाय है, इसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, और इन आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, मतलब कि लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण है। कुछ अणु होते हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेश जो है अपने द्रव्य केंद्र के संपाती बिल्कुल नहीं होते, जैसे कि पानी का अणु है H2O है, हाइड्रोक्लोराइड का अणु है HCl, और अमोनिया का अणु है NH3 इत्यादि जो है, ये इसके सरल और एकदम मतलब हमेशा देखे जाने वाले जो है वो उदाहरण है। ठीक है ना। अब इसके आगे में अपन पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स, जो महत्वपूर्ण विषय है। ये भी एक अपन पढ़ेंगे आगे में, जब कोई अपन व्यंजक जब प्रतिपादित करेंगे, निगमित करेंगे, तो सिद्ध करेंगे उसको, तो उस समय में ये वैद्युत फ्लक्स नाम भी आप लोग के सामने में आएगा। तो इसके भी अपन एक समझ लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है ना। तो वैद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत, विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है ना, कोई क्षेत्रफल है, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एरिया, परफेक्ट एरिया, उसके अभिलंबवत मतलब कि परपेंडिकुलर, अभिलंबवत जो कुल बल रेखाएं होती है उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम ग्रीक जो सिंबल होता है फाई ई, इससे प्रदर्शित करते हैं। फाई ई अपन जब करेंगे तब इसकी जो लिखित अपन व्यंजक वगैरह निकालेंगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं हम इसको। ठीक है, समझ में आ रही बात। और फाई ई की वैल्यू होती है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, जहाँ पे वेक्टर ई जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र है, और डी एस जो है वो किसी विशेष क्षेत्र का एक क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल है। इसका एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन गुणित मीटर का वर्ग प्रति कूलाम होता है। न्यूटन गुणित मीटर का वर्ग प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको बंद करते हैं। इसके अलावा और अपने को थ्योरेटिकल कुछ लगेगी मेरे को, विशेष शब्दावली परिभाषा है जो हमको फिजिक्स के बाकी व्यंजकों को और गणितीय नियमों को सिद्ध करने के लिए जरूरी होगा,
तो अपन उसका भी वीडियो जो है वो आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं आज इसी थ्योरी को आपके सामने लेके आया था कि इस थ्योरी को आप लोग समझो। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पे बंद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।